गुड आफ्टरनून बच्चों। पूर्व की कक्षा में हमने आपको हंटर आयोग के बारे में बताया था, जो कि 1882 में लागू किया गया था। तो उसी के आगे अब हंटर आयोग की सिफारिशें लागू हुई या नहीं हुई, आगे कौन सी नीति आई, उसी के बारे में हमने आपसे कहा था कि अगली कक्षा में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सरकार हंटर आयोग की सिफारिशों को लागू करने में संलग्न थी, परंतु जनसाधारण इस नीति से संतुष्ट नहीं था। उसमें आक्रोश व्याप्त था, क्योंकि हंटर आयोग में अधिकतर अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की बात कही गई थी और जनसाधारण ये जानता था कि अंग्रेजी के माध्यम से केवल कुछ ही भारतीय पाश्चात्य ज्ञान हासिल कर सकते थे। इसलिए उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया और उनकी मांग थी कि भारत के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग के लिए उनकी राजनीतिक व्यग्रता और वाद विवाद बढ़ता चला जा रहा था। और राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेताओं का इधर की तरफ ध्यान भी आकर्षित हुआ और वो सब मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग करने लगे। इसी समय राजनीतिक व्यग्रता तथा शिक्षा के क्षेत्र में वाद विवाद की अवधि में सन 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर यहाँ आए। अब जो लॉर्ड कर्जन यहाँ आए तो उन्होंने देखा काफी वाद विवाद बढ़ा हुआ है, आंदोलन की स्थिति आ रही है। तो चूंकि लॉर्ड कर्जन जो था वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, कुशल राजनीतिज्ञ तथा कर्तव्य परायण शासक था तथा वो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक था और भारतीय संस्कृति का निंदक था, इसलिए उसको इस राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी होना स्वाभाविक ही था। उसके अनुसार उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर आंदोलन के प्रभाव को रोका जा सकता था। प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करके वह भारत के राजनीतिक असंतोष को दबाना चाहता था। उसने देखा कि हंटर आयोग ने क्या किया था। हंटर आयोग ने, आपको हमने पहले बताया था, प्राथमिक शिक्षा को दे दिया था सरकारी निजी निकायों को और उच्च शिक्षा को दे दिया था भारतीय विद्वानों को, प्रबुद्ध वर्गों को, सत्ता वाले व्यक्तियों को, और अपना सरकारी नियंत्रण हटा लिया था। इसी वजह से शायद ये आंदोलन बढ़ चुका था। तो लॉर्ड कर्जन ने तुरंत दिमाग लगाया कि इस राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करना सिर्फ शिक्षा के ही माध्यम से संभव है। तो उसने देखा जो युवा वर्ग था जिसमें उबाल आ रहा था, उसको उसने उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और उच्च शिक्षा को तुरंत उसने सरकारी नियंत्रण में ले लिया। अब प्राथमिक शिक्षा चूंकि बहुत दयनीय स्थिति में थी, इसलिए उसने सोचा इस पे कुछ हम व्यय कर दें तो भारत के राजनीतिक असंतोष को दबा ले जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को व्यवस्थित रूप देने के लिए उसने विभिन्न सरकारी अधिकारियों को शिमला के एक सम्मेलन में 1901 में भाग लेने के लिए बुलाया। लेकिन उससे भूल ये हो गई कि इस सम्मेलन में उसने भारतीय प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया। कोई भी सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था और इस सम्मेलन की कार्रवाई को शुरू से लेकर अंत तक गोपनीय रखा गया। अतः इसे गुप्त शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि कर्जन की शिक्षा नीति को गुप्त शिक्षा सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं, तो दोनों एक ही हो जाएंगे और ये दोनों, कर्जन की नीति और गुप्त शिक्षा सम्मेलन, एक ही चीज है। चूंकि कर्जन ने किसी भारतीय को नहीं बुलाया था और भारतीय शिक्षा का ही पुनर्गठन होना था, उसी के सुधार से संबंधित विभिन्न बातें होनी थी और कोई भी भारतीय प्रतिनिधि उसमें नहीं बुलाया गया। इसलिए इस सम्मेलन की कार्यवाही को शुरू से गोपनीय रखने की वजह से इसे गुप्त शिक्षा सम्मेलन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में लगभग 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो कर्जन की शिक्षा नीति का आधार बने, परंतु सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों को न बुलाना और कार्रवाई को गोपनीय रखने से भारतीयों का सशंकित होना स्वाभाविक ही था। समाचार पत्रों में कर्जन के इस कार्य की तीव्र आलोचना हुई। सम्मेलन की कार्रवाई को गुप्त रखने के कारण भारतीय अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने कर्जन की किसी नीति पर विचार भी नहीं किया। और अंत में कर्जन ने क्या किया, 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया। तो कर्जन की वो नीति जो उन्होंने 1901 में शिमला में एक सम्मेलन बुला के जो 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे, उन्हीं को आधार बनाकर कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति 11 मार्च 1904 को प्रस्तुत कर दी। यद्यपि उसके सुझाव अत्यंत प्रशंसनीय थे, उसने काफी प्रयास किया था प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक
सुधार लाने का, परंतु चूंकि ये गुप्त सम्मेलन था इसलिए भारतीयों ने उसकी शिक्षा नीति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसके विचारों को ध्यान ही नहीं दिया और उसका विरोध जोर शोर से प्रारंभ कर दिया। अब हम आते हैं कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों से संबंधित लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीतियां। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीतियां क्या थी? प्राथमिक शिक्षा। सबसे पहले हम आते हैं प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को पर्याप्त मजबूती प्रदान करने के लिए कर्जन ने अनेक सराहनीय प्रयास किए। पहला तो उसने ये कहा कि प्राथमिक शिक्षा अत्यंत दयनीय दशा में है तो उसका विस्तार पहले से अधिक किया जाए। दूसरा उसने ये कहा कि द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। किस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में? जो शिक्षक प्रशिक्षण, जो टीचर्स ट्रेनिंग होती थी उसमें एग्रीकल्चर को अनिवार्य कर दिया गया। और जो पाठ्यक्रम था इन लोगों का, जो हाई स्कूल इंटर में, उसमें संशोधन करके कृषि और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। अनुपयुक्त अनुदान प्रणाली। अनुपयुक्त अनुदान प्रणाली जो हंटर आयोग ने लागू की थी कि हम सारे विद्यालयों को सबको सहायता अनुदान देंगे, तो उसको निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा पहले ये देखिए कि उस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता क्या है, विद्यालयों की स्थिति क्या है, उसकी क्षमता क्या है, और पंजीकृत छात्र छात्राओं के मानकों को इस प्रणाली का अनिवार्य अंग बना दिया गया। बहुत अच्छा इनका ये प्रयास था, क्योंकि पहले अनुदान प्रणाली एक समान बांट दी जाती थी विद्यालयों में, लेकिन इनका ये कहना था पहले आप देखिए वहां पे पंजीकृत छात्र छात्र कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आप अनुदान देंगे। इस प्रकार हमने देखा कि प्राथमिक शिक्षा में कर्जन ने बहुत अच्छे अपने सुझाव दिए और उससे उसका काफी सुधार भी हुआ। दूसरा आते हैं माध्यमिक शिक्षा पर। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा सुधार के लिए नियंत्रण, निरीक्षण तथा आर्थिक सहायता पर जोर देकर उन्होंने विभिन्न प्रयास किए। पहला, माध्यमिक विद्यालय की मान्यता के लिए कठोर नियम बना दिए गए। उनका ये कहना था कि ये नहीं कि हर माध्यमिक विद्यालय को हम मान्यता दे दें, अगर जो आपको मान्यता लेनी है तो इन नियमों पर आपको खरे उतरना पड़ेगा। जैसे पहला था कि प्रबंध समिति उचित प्रकार से संगठित और निर्वाचित होनी चाहिए। जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी होगी वो संगठित होगी और निर्वाचित होगी। माध्यमिक विद्यालयों के जो नियुक्त शिक्षक होंगे वे योग्य, सुप्रशिक्षित तथा चरित्रवान होंगे। अगला इन्होंने लिखा, छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा अनुशासन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो हमने आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने माध्यमिक स्तर पर अत्यधिक प्रयास किए थे। उसके बारे में यह था कि आप माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना को उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए और माध्यमिक स्तर में विद्यालयों में आवश्यक विषयों के शिक्षण की सुव्यवस्था होनी चाहिए। उनके व्यायाम, खेल कूद और मनोरंजन की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर जो ये सारे कार्य नहीं होते हैं तो उनको मान्यता नहीं देनी चाहिए। क्योंकि उस समय हंटर आयोग के बाद में जो हमारे माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे, ध्यान दीजिएगा, वो दो तरीके के थे। एक था सरकारी विद्यालय, दूसरा था गैर सरकारी विद्यालय। आप सभी लोग जानते हैं जो सरकारी विद्यालय हैं वो विद्यालय सरकार के नीति निर्देशों का पालन करते थे, परंतु जो गैर सरकारी विद्यालय थे वो पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण से मुक्त थे। इस विसंगति को दूर करने के लिए ही उन्होंने ये कठोर नियम बनाए थे, ताकि जो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं वो सारे विद्यालय इन्हीं के अंडर में आ जाएं और ये अपना पूरा नियंत्रण उन पर रखें, ताकि आंदोलन को हवा न मिलने पाए। तीसरा था उच्च शिक्षा। हालांकि इन्होंने ये जो प्रयास किए, ये आंदोलन को, इनके पीछे इनका मुख्य मकसद यही था कि आंदोलन को हम दबा ले जाएंगे, क्योंकि ये विद्यालय सब हमारे कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे तो इसमें जो पढ़ने वाले युवा वर्ग है जिसमें उबाल आना स्वाभाविक है, उसको हम अपने अंडर में कर लेंगे और वो आंदोलन से हटकर शिक्षा की तरफ आ जाएगा। लेकिन इनके जो विचार थे, इन्होंने आंदोलन के लिए किया था, अपने स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन इनसे भारत को अतुलनीय सहयोग मिला। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में तो अत्यंत कर्जन के द्वारा बहुत अधिक प्रयास किए गए, वो अत्यंत सराहनीय है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने ही 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट, भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की स्थिति एवं उनकी भावी उन्नति के बारे में जांच कराई कि कितने विश्वविद्यालय हैं, उनकी उन्नति कैसी है, उनमें कितने बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं और कितने आगे तक जा रहे हैं। इस पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया और इन्होंने कहा विदेशों में जो अध्ययन कर रहे हैं उच्च शिक्षा में, उन योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दीजिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने
विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम मूल्यांकन पद्धति में सुधार तथा परिवर्तन के लिए भी प्रयास किया। उन्होंने चले चलाए अनुपयुक्त पाठ्यक्रम को बदलकर उपयोगी पाठ्यक्रम को वहां पर लाए और मूल्यांकन पद्धति भी सुधारी ताकि अच्छे और योग्य छात्र ही आगे तक निकलें। और जो उन यूनिवर्सिटीज की भी मान्यता थी उनके नियमों में भी अत्यधिक कठोरता रख दी गई। एक कार्य इन्होंने बहुत अच्छा किया जो था पुरातत्व विभाग की स्थापना। कर्जन यद्यपि पाश्चात्य संस्कृति का पोषक था, परंतु उसने भारतीय संस्कृति के अवशेषों एवं स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करके सर्वाधिक सुयश प्राप्त किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया। हालांकि ये था पाश्चात्य संस्कृति का पोषक, परंतु उसको ये बहुत खराब लग रहा था कि जो हमारे संस्कृति के अवशेष हैं या स्मारक हैं वो टूट फूट रहे हैं। तो उसने इस प्रयास के लिए उसने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिससे कुछ भारतीय इनके फेवर में आ गए थे और कर्जन नीति को लागू कर दिया गया था। अब अगला हम आपको बताएंगे कर्जन नीति के बाद में कोठारी आयोग के बारे में अगली कक्षा में। धन्यवाद।